गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। आज का लेसन है पॉलिटिकल साइंस। आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस में पढ़ेंगे भाग नंबर 5। तो हमारे संविधान में कुल कितने भाग हैं? कुल 22 भाग है। कुल 22 भाग है। तो भाग 1 में हम लोग पढ़े थे राज्य के बारे में। किसके बारे में? राज्य के बारे में। भाग 2 में पढ़े नागरिकता के बारे में। भाग 3 में क्या पढ़े? मौलिक अधिकार। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व। और भाग 5 में क्या पढ़ेंगे? संघ का पढ़ेंगे, संघ। तो अगर आए कि भाग 5 में किसका वर्णन है? भाग 5 तो कहिएगा संघ का। किसका वर्णन है? संघ का। आर्टिकल कहां से कहां तक है ये? तो आर्टिकल नंबर 52 से लेके 78 तक, 52 से लेके 78 तक पढ़ना है, ठीक ना? अनुच्छेद। आर्टिकल माने अनुच्छेद। तो इसमें है कि 52 से लेके 78 तक। तो इसमें पढ़ना है संघीय कार्यपालिका। संघीय कार्यपालिका हम लोग पढ़ेंगे। संघीय कार्यपालिका किसमें? भाग 5 में। तो प्रश्न उठता है कि संघीय कार्यपालिका में कौन कौन आता है? संघीय कार्यपालिका में कौन कौन आता है? इसके पार्ट्स में देख लीजिए कौन कौन है। तो राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति। ठीक। फिर उपराष्ट्रपति। इसके बाद कौन है? प्रधानमंत्री, पीएम, प्राइम मिनिस्टर। फिर कौन है? मंत्री परिषद। मंत्री परिषद। और इसके बाद है महान्यायवादी। महान्यायवादी। 1 2 3 4 और 1 मान लीजिए 1 2 3 4 और 5। तो इन पांचों को अगर मिला दीजिएगा तो हमारा बन जाएगा संघीय कार्यपालिका, ठीक ना? तो इसमें प्रश्न कैसे आएगा? किसका संबंध संघीय कार्यपालिका से नहीं है? तो अगर मान लीजिए हमको ये पांचों याद हो तो हम आसानी से एगो का छांट सकते हैं। समझ गए बात को? तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति के बारे में, फिर उपराष्ट्रपति के बारे में, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद और महान्यायवादी। सबका अलग अलग हमारे संविधान में उल्लेख किया गया है। समझ रहे बात को? समझ में आ रही है? अच्छी बात है। तो इस तरह से अब देखिए आज का हेडिंग है। अब हेडिंग देना है आपको राष्ट्रपति। क्या हेडिंग देना है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति, ठीक ना? तो राष्ट्रपति पहले जानते हैं कि ये क्या होते हैं? राष्ट्रपति संसद के अधीन अंग। क्या होते हैं? संसद के अधीन अंग होते हैं। अधीन, ठीक ना? संसद का निर्माण किससे होता है? बोलिए। अगर हम संसद कहें तो संसद में 3 चीज आता है। लोकसभा, राज्यसभा और एक है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति, इन्हीं तीनों को मिलाकर संसद बनता है। इन तीनों से क्या बनता है? संसद। यही आपको कहा जाए कि संसद, तो आप समझ जाइएगा कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों मिला के संसद का निर्माण किया जाता है। इसमें अधीन अंग कौन है? राष्ट्रपति।
अभिन्न अंग माने सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक ना। अब इसके समान कोई नहीं हो सकता है। अभिन्न यूनिक चीज, यूनिक का मतलब होता है मैचलेस, जिसकी कोई तुलना किसी से न हो। समझे बात को? उसी को क्या कहते हैं? अभिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिन्न। अभिन्न के मतलब कि वो एकलौता ही है बस। जैसे सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट क्या है? एकलौता है। पूछा जाए कि भारत में कितने सुप्रीम कोर्ट है, तो क्या बताइएगा कि भारत में एक ही सुप्रीम कोर्ट है। हाई कोर्ट है 25 गो। तो यहाँ देखिए आप, तो भारत के राष्ट्रपति अभिन्न होते हैं। भारत के राष्ट्रपति प्रथम नागरिक होते हैं। क्या होते हैं? प्रथम नागरिक। अगर पूछ लिया जाए कि भारत का प्रथम नागरिक कौन है, तो क्या बताइएगा? राष्ट्रपति। राज्य के प्रधान होते हैं। किसका प्रधान? राज्य के प्रधान। यहाँ जो राज है ना, तो राज मतलब भारत को राज समझेंगे। भारत को क्या समझेंगे? राज। हाँ, तो मतलब भारत एक राज है, तो पूछ देगा कि राज्य के प्रधान होता है कौन, बताइए? राष्ट्रपति। प्रथम नागरिक कौन होता है? अब राष्ट्रपति किसका प्रतीक है? देखिए प्रतीक, भारत के राष्ट्रपति किस चीज का प्रतीक हैं? जैसे आपसे पूछ लिया जाता है कि कबूतर किस चीज का प्रतीक है? शांति का। लाल झंडा किस चीज का प्रतीक है? खतरा का। दो हड्डी काटते हुए और उस पर खोपड़ी हो तो क्या कहे? खतरा का। तो उसी तरह से भारत के राष्ट्रपति किस चीज का प्रतीक है? तो ये प्रतीक है राष्ट्र की किसकी? एकता। राष्ट्र की एकता, अखंडता, अखंडता, एकता, अखंडता और सुदृढ़ता। सुदृढ़ता। अब इस पर देखिए, इस पर क्वेश्चन आएगा आपका कि भारत किसका राष्ट्रपति किसका प्रतीक नहीं है? राष्ट्रपति किसका प्रतीक नहीं है, तो आपको बताना होगा किसका प्रतीक है। तो एकता, अखंडता और सुदृढ़ता का कौन प्रतीक है? भारत के राष्ट्रपति। तो ये बात आपको तीनों वर्ड याद होना चाहिए। तीनों अगर वर्ड आपको याद है तो समझिए कि आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। समझ गए बात को ना? तो इस तरह से आप जान गए कि राष्ट्रपति क्या होते हैं? भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। अभिन्न संसद के अभिन्न अंग होते हैं। राज्य के प्रधान होते हैं। और ये किस चीज के प्रतीक हैं? बोलिए। एकता का, अखंडता का और किसका का? सुदृढ़ता का। समझ गए? सुदृढ़ मतलब एकदम स्थिर। जैसे भारत क्या है? भारत एकदम एक है, हिल डोल नहीं सकता है, कोई भी राज्य अलग नहीं हो। सुदृढ़ मतलब एकदम, जिससे नहीं होता है कि दृढ़ प्रतिज्ञा, मतलब आप चाहे कुछ भी हो जाए हम हटेंगे नहीं उस चीज से। समझिए? तो ये सुदृढ़ता में। अखंडता जानना करता है, अंखता लिखा गया है, अखंडता होगा। अखंडता, अखंडता, एकता और सुदृढ़ता के प्रतीक कौन माने जाते हैं? राष्ट्रपति। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद पढ़ेंगे कि आर्टिकल नंबर 52। आर्टिकल 52 क्या कहता है? कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। समझे? आर्टिकल नंबर 52, आर्टिकल नंबर 52 के अनुसार भारत में एक राष्ट्रपति। किसका जिक्र है? राष्ट्रपति। भारत में एक राष्ट्रपति है। भारत में एक राष्ट्रपति है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल नंबर 52। आर्टिकल नंबर 53, संघीय कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में। संघीय कार्यपालिका की शक्ति, बोलिए, शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। राष्ट्रपति में
निहित है। समझ गए? पूछ दे कि संघीय कार्यपालिका की शक्ति किसके पास है? तो भारत के राष्ट्रपति के पास है। किस आर्टिकल में यह बात लिखा गया है? 53 में। आर्टिकल किस में? 53 में। अब देखिए आर्टिकल नंबर है 54। आर्टिकल नंबर 54। तो इसमें क्या लिखा गया है? तो निर्वाचक मंडल क्या लिखा गया है? निर्वाचक मंडल, अर्थात निर्वाचक मंडल के मतलब कि भारत के राष्ट्रपति को वोट कौन कौन देने जाएगा, कौन कौन लोग मिल के भारत के राष्ट्रपति को चुनेंगे। समझे निर्वाचक मंडल का मतलब? चाहे नहीं तहसील बन जाता है भारत का राष्ट्रपति, बिना चुनाव का कैसे बनता है? बोलिए। तो इसमें देखिए कौन कौन भाग लेता है? तो संसद के माने सदन के, ऐसे लिख देते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक ना? और फिर आ जाएगा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। अब विधानसभा कहाँ है? तो राज्यसभा में। राज्यसभा में कहाँ? तो जितने भी राज्य हैं सबके पास विधानसभा है। जितने भी राज्य हैं सबके पास। तो विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो भारत के राष्ट्रपति को वोट दे सकते हैं, वही लोग मिलके चुनते हैं। और दिल्ली पुदुचेरी के भी, दिल्ली और पुदुचेरी, हाँ केंद्र शासित प्रदेश है। तो यहाँ के भी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। निर्वाचित माने दिल्ली पुदुचेरी या सभी राज्यों के और सदन के लोकसभा और राज्यसभा के जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं वह भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में क्या करते हैं? भाग लेते हैं। तब समझे कि भारत के राष्ट्रपति को वोट कौन कौन देने जाएगा? समझ में आ रहा है या नहीं? संसद के भी लोग जाएंगे ना। तो संसद का मतलब हुआ ना लोकसभा राज्यसभा। संसद का मतलब क्या हुआ? लोकसभा राज्यसभा। समझ गए बात को यहाँ पर? तो ये बात था कि आपका आर्टिकल नंबर ये बात 54 में लिखा हुआ है। तो इसमें कौन भाग नहीं लेता है? तो जो मनोनीत सदस्य होते हैं। कौन सदस्य? मनोनीत। हाँ गुड मॉर्निंग आइए बैठो। मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। अब बताइए राज्यसभा में कितने मनोनीत सदस्य होते हैं? तो 12। कितने होते हैं? 12। लोकसभा में कितने होते हैं? तो 2 होते हैं। तो 12 को 2 को क्या हो गया? 14 को। और जहाँ जहाँ विधानसभा है वहाँ वहाँ एक एंग्लो इंडियन होता है। एंग्लो इंडियन। तो उस सभी चुनाव में राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है। वो भारत 2 को जो होता है भारत के राष्ट्रपति लोकसभा में चुनते हैं, 12 को राज्यसभा में चुनते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखें कि आर्टिकल 52, 53 और 54, ठीक है ना? अब आते हैं कि आर्टिकल नंबर काहे लेट आ रहे हैं आप लोग? सर ऑटो ना बैल बज रहा है, उसको बोले ना जल्दी चलिए। अब देखिए आर्टिकल नंबर 55 निर्वाचन की रीति। निर्वाचन की रीति ठीक ना? तो भारत के राष्ट्रपति के जो निर्वाचन होता है वह कैसे होता है? तो अप्रत्यक्ष ठीक है। इसके बाद है गुप्त मतदान द्वारा। किसके द्वारा?
गुप्त मत दान द्वारा होता है, ठीक है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति माने एकल अनुपातिक पद्धति, एकल अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति। अगर पूछ लिया जाए कि भारत के राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, चुनते हैं, तो वे जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष होता है या अप्रत्यक्ष होता है? अप्रत्यक्ष। कैसे जानिएगा कि प्रत्यक्ष है कि अप्रत्यक्ष है? तो प्रत्यक्ष का मतलब कि जिसमें जनता सीधे भाग लेती है, जाकर वोट देती है। जैसे मुख्यमंत्री वाला चुनाव होता है, चाहे सांसद वाला चुनाव होता है, तो उसमें जनता वोट देती है ना। तो जिसमें जनता वोट दे उसको क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष। और जिसमें जनता न दे, आपका प्रतिनिधि वोट दे, तो क्या हो जाएगा? अप्रत्यक्ष। तो अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा होता है किसका? भारत के राष्ट्रपति। गुप्त मतदान होता है, क्या होता है? गुप्त मतदान। एकल अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के द्वारा। तो ये सारा बात किसमें लिखा हुआ है? आर्टिकल नंबर 55। इसका है ना कि जैसे किसी राज्य का जनसंख्या ज्यादा है, किसी राज्य का जनसंख्या कम है, तो उसके लिए कुछ नियम बनाया गया है कि सभी का जो मत होता है वो मतलब एक ही अनुपात में होना चाहिए, समझे ना। तो उसके लिए बात कहा गया है। तो आज ही आपका पॉलिटिकल साइंस था, इसको यहीं तक रहने देते हैं। अगला विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? टाइम कितना हो गया बताइए? आधा घंटा पहले हो गया। बोलिए टाइम। तो चलिए अब पढ़ते हैं हिस्ट्री, ठीक ना। अब पढ़ा जाए हिस्ट्री पर डिस्कस। आज है टॉपिक आपका अकबर का है। अकबर। अकबर का अर्थ क्या होता है? कोई पूछ दे आपसे, अकबर का अर्थ क्या होता है? बड़ा, चाहे महान। अकबर का अर्थ बड़ा ये या महान। हुमायूं का अर्थ क्या होता है? हुमायूं का अर्थ बोलिए। हुमायूं का अर्थ होता है भाग्यशाली। बाबर का अर्थ क्या होता है? बाबर का अर्थ बाघ। बाबर माने बाघ, हाँ। और मुगल का अर्थ क्या होता है? बहादुर। मुगल का अर्थ क्या होता है? देखिए हम लोग मुगल वंश पर हैं, तो मुगल का अर्थ बहादुर, बाबर का अर्थ बाघ, हुमायूं का अर्थ भाग्यशाली, अकबर का अर्थ बड़ा, महान। तो ये जानिएगा हम लोग अकबर। तो अकबर के पिता का नाम बताइए। पिता, तो पिता कौन थे? हुमायूं। ठीक ना। तो पिता का नाम हो गया हुमायूं। माता का नाम बताइए। माता का नाम क्या बताएगा? हमीदा। हमीदा बानू सर। हमीदा बानू बेगम। बानू बेगम माता का नाम है, हमीदा बानू बेगम। ठीक। तो ये जो थे, तब ये गद्दी पर कब बैठे? तो लगभग 12 वर्ष की अवस्था में, लगभग 12 नहीं 12 23 वर्ष पर हुमायूं बैठे। तब माता और पिता का नाम होगा। ठीक। इनका राज अभिषेक थी। जन्म कहाँ हुआ था? पूछ रहे कि जन्म कहाँ हुआ था, बोलिए। तो जन्म हुआ था राणा बीरसाल के महल में। राणा बीरसाल के महल। पूछ, हाँ अमरकोट पे। राणा बीरसाल कहाँ करा जाता है? सुनिए, राणा बीरसाल कहाँ करा जाता है? अमरकोट के। कहाँ के थे? अमरकोट के। तो उन्हीं के यहाँ इनका जन्म हुआ था। किनका? अकबर का। तो अकबर जब मतलब आने वाले समय में धीरे धीरे ये बड़े हो जाते हैं,
तो इनका राज अभिषेक होता है, राज अभिषेक। राज्य का निर्माण। बोलिए, तो राज अभिषेक कब होता है? तो राज अभिषेक इनका होता है कालानौर में। कहाँ होता है? कालानौर में। पूछ लेता है ये कि अकबर का राज अभिषेक किस जगह पर हुआ था? तो क्या बताइएगा? कालानौर। अकबर के संरक्षक का नाम बताइए। संरक्षक, संरक्षक कौन थे? तो बैरम खान। कौन थे? बैरम का। बैरम का महायोद्धा थे बैरम खान, ठीक ना। इन्हें क्या कहा जाता था? खान बाबा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? खान बाबा। अकबर इसे क्या कहते थे? खान बाबा, खाने खान बाबा, ठीक ना, खान बाबा। अब बताइए कि एक इनका नाम है अकबर का, अकबर का ही एक नाम है फरजंद। देखिए, फरजंद किसे कहा जाता है? ठीक, पूछता है एग्जाम में कि हुमायूं अपने पुत्र को क्या कहता था? हुमायूं अपने पुत्र को क्या कहता था? तो फरजंद कहता था। क्या कहता था? फरजंद। अब फरजंद का अर्थ क्या होता है? पुत्र, समझे। तो अगर आ जाए कि फरजंद किसका नाम था, माने घरेलू नाम एक तरह से, तो किसका नाम था? अकबर के। ये हुमायूं अपने पुत्र अकबर को फरजंद कहकर ही पुकारते थे, समझे ना। अगर कभी आपको ये मिल जाए क्वेश्चन तो आप इससे क्या करेंगे? मार देंगे। अब आगे देखिए, इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कि अकबर का जो युद्ध था, पहला युद्ध, तो आप पानीपत का, पानीपत का सेकंड युद्ध, द्वितीय युद्ध कब हुआ था? बोलिए कब? 5 नवंबर 1556 ईस्वी। 5 नवंबर 1556 इनके बीच हुआ था। हेमू बीएस कौन? अकबर। तो विजयी कौन हुआ था? अकबर। पूछे कि पानीपत का द्वितीय युद्ध किसने जीत लिया था? अकबर ने। किनके बीच हुआ था? अकबर और हेमू के बीच। अकबर और हेमू भी बहुत बड़े योद्धा थे, अपने जीवन में जितना भी युद्ध किए थे उस सारे के सारे युद्ध जीत गए थे। इसमें दिखाता है कि हेमू को आंख में तीर लग गया था, इसीलिए ये बेहोश पड़ गया था। तो उस स्थिति में इसे क्या कर लिया गया था? कैप्चर करके और इसे सर कलम कर दिया गया था। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। समझे बात को? तो अगर आ जाए आपसे यही पूछेगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, तो पहले आप याद कीजिए 1556। इसके बाद अगर वो याद हो जाए तो फिर आपसे ऑप्शन ऐसे लेगा 5 नवंबर को, 5 अक्टूबर को, 5 सितंबर को, खाली यही रहेगा। 1556 अगर ना लिखे तो, नहीं तो फिर दोनों लिखेगा 5 नवंबर 1556, 5 सितंबर 1556, 5 अक्टूबर। तो आप नवंबर याद कीजिए, 5 नवंबर 1556। तो ये तो इस युद्ध के विजयी कौन हुए? अकबर, ठीक ना। यही सारा क्वेश्चन पर आप लोग को मूल क्वेश्चन है, इस पर ध्यान देना है, ठीक है। अब आगे देखिए, इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं। एक युद्ध है और हल्दी घाटी का युद्ध। किनका युद्ध? हल्दी घाटी। तो हल्दी घाटी का युद्ध, ठीक ना। तो हल्दी घाटी के युद्ध में कौन कौन थे? महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप, बीएस कौन? अकबर। कब हुआ था बताइए?
18 जून 1576 ईस्वी में, देख लो जी, 18 जून 1576 ईस्वी को कौन सा युद्ध हुआ? हल्दी घाटी। देखो ये ऐसा हल्दी घाटी इसका नाम क्यों पड़ गया? तो ये घाटी था, ठीक ना? तो इस घाटी के जो मिट्टी था ना, तो वो हल्दी के रंग का था। मिट्टी किस रंग का था? हल्दी के रंग का था। तो इसीलिए उस घाटी का नाम, जगह है, हल्दी घाटी रखा गया था। अगर आप दूर से देखिएगा तो लगेगा ना कि सब हल्दी है, हल्दी पाउडर, मिट्टी एकदम हल्दी पाउडर जैसा। तो इसीलिए उस जगह का नाम क्या पड़ गया? हल्दी घाटी। और वहाँ युद्ध हुआ था, इसलिए उसे कहते हैं हल्दी घाटी का युद्ध। किनके बीच हुआ? महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप कब हुआ था? 18 जून 1576 ईस्वी को। ये युद्ध जीत कौन गए थे? अकबर। हल्दी घाटी का युद्ध किसने जीत लिया था बताइए? अकबर। कौन जीत लिए थे? अकबर। याद रहेगा ये बात। सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, समझ गए? और सुनिए कुछ ऐसे बात पूछता है कि मुगल वंश में कौन ऐसा शासक था जो अनपढ़ था? कौन ऐसा शासक था जो अनपढ़ था? तो अकबर, ठीक ना? लेकिन अकबर एक महान शासक थे। अकबर एक महान, इनके शासन काल में सभी धर्मों का समान माने धर्म निरपेक्ष कर दिए थे। किसी भी धर्म का महत्व ज्यादा नहीं, सभी धर्म को क्या किए? एक समान कर दिए। सभी धर्म को एक समान। जैसे अभी हमारा भारत देश है, तो हम अपने देश में यहाँ भिन्न भिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। कोई है कि किसी भी धर्म के विशेष तवज्जो दिया जा रहा है? नहीं। भारत एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है। तो उस समय अकबर के समय में भी यही बात था, ठीक है ना? तो सभी धर्मों को ये रेस्पेक्ट देते थे। कौन? अकबर। तो अगर आता है आपसे एक एग्जाम में कि कौन ऐसा शासक था मुगल वंश में जो क्या थे? अनपढ़ थे, ठीक ना? तो अनपढ़ थे, इसका मतलब है कि राजपाट चलाने के लिए आपको पढ़ा लिखा होना भी जरूरी नहीं है, लेकिन एक सोच, समाज, बुद्धि, विवेक होना चाहिए, ठीक है ना? सही निर्णय लेने के आपके पास शक्ति होना चाहिए, समझे? समाज में देखते हैं ना, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनका भी घर आसानी से चलता है। और जो लोग, बहुत ऐसे लोग हैं जो भारत के अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उनका भी घर अच्छी तरह से चलता है। उसके भी बच्चे जो भी होते हैं, बेटा बेटी सभी पढ़ते लिखते हैं, वो भी अपना जीवन यापन अच्छी तरह से चलाते हैं। समाज के सारे संस्कृतियों को मानते हुए वो लोग भी चलते हैं जो अनपढ़ होते हैं, समझे बात को ना? तो इस तरह से मतलब ये युद्ध जान गए हम लोग। इनके गुरु का नाम बताइए। अकबर के गुरु कौन थे? अकबर के गुरु तो अब्दुल लतीफ। अब्दुल लतीफ थे। लतीफ ईरानी विद्वान थे। कौन विद्वान थे जी? ईरानी माने ईरान के विद्वान, समझे ना? अगर मान लीजिए आप पढ़े लिखे नहीं हैं, तो आपको पूरे विद्वान लोगों को जो एकदम माने मानवता के दृष्टि से अच्छा हो, तो उनके साथ अपने दरबार में रखना होगा, समझ गए ना? क्योंकि हर चीज पर निर्णय लेने के लिए तो यही ना गुरु है। मान लीजिए ये गुरु है, तो ये मतलब जिसके गुरु जैसा होंगे वैसे ही चेला बन जाएगा। अगर गुरु अच्छे हैं, हर जगह पर निर्णय सही दे रहे हैं, तो इसीलिए आप महान बन जाइएगा, समझे? आपको खाली करते जाना है कि नहीं बात? तो ये अकबर के गुरु हो गए। अकबर के गुरु कौन थे? अब्दुल लतीफ। एगो गुरु वही नहीं होते हैं कि जो खाली आपको पढ़ाए लिखाए, कि आपको किताब कापी पढ़ने आ गया, लिखने उखने आ गया। तो एगो वो भी गुरु होते हैं, एक आध्यात्मिक गुरु होते हैं, एक राजनीतिक गुरु होते हैं, मतलब भिन्न भिन्न तरह के गुरु होते हैं। हाँ, बस जिससे सीख मिला वो क्या है? गुरु है। तब जाने यहाँ इसका, अब देखिए थोड़ा सा हम लोग और चलते हैं, आगे चर्चा करते हैं। टाइम है ना? टाइम खत्म हो गया।
देखिए अच्छा अब बताइए कि अकबर ने दास प्रथा का अंत कब किए? दास प्रथा का अंत अकबर के द्वारा कब किया गया था? बोलिए। तो 1562 ईस्वी में, 1562 ईस्वी में दास प्रथा। तो दास प्रथा क्या है बोलिए तो? दास प्रथा है ना कि व्यक्तियों को इसमें दास बना लिया जाता था। समझ गए ना? जो भी माने इसमें एक गरीब लोग भी होते थे, बड़े बड़े योद्धा लोग भी होते हैं, मजदूर लोग भी होते हैं, माने बहुत। तो इसमें अब इनके शासन काल में ये कहा कि ना कि सबको आजाद कर दिए, कोई अब दास नहीं बनेगा न बनाएगा। समझे? तो कब खत्म कर दिएगा? 1500। एक हरम दल था, हरम दल, हरम दल जो महिलाओं का दल था। तो हरम दल से मुक्त अकबर कब हुए थे? तो 1562 ईस्वी में अकबर अपने आप को हरम दल से मुक्त कर लिए। समझे? कब? 1562 ईस्वी में। एक आता है कि तीर्थ यात्रा कर, तीर्थ यात्रा कर समाप्त, समाप्त। तो तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त हुआ था? तो 1563 ईस्वी में, 1563 ईस्वी में। समझे बात को? पूछ दिया कि तीर्थ यात्रा कर क्या है? तो जो भी व्यक्ति तीर्थ करने जाएंगे, देखे हैं तीर्थ का मतलब होता है ना कि आज भी देखिए समाज में बहुत ऐसे लोग होते हैं जो कि मान लीजिए हिंदू है तो अपना मंदिर मंदिर जाते हैं घूमने के लिए, चाहे किसी गंगा जी में स्नान करने के लिए जा रहे हैं। बहुत जैसे बोलबम हो गया, एक बाद विंध्याचल हो गया, कौन कौन तो मंदिर है, उज्जैन मंदिर है, वैष्णो धाम है। तो ये सब यदि आप जाते हैं केदारनाथ तीर्थ यात्रा पर आप जाते हैं तो इनके समय में जो लिया जाता था, तो क्या लिया जाता था? कर लिया जाता था। तो इसी को कहते हैं तीर्थ यात्रा कर। कौन कर? तो ये समाप्त कर दिए। कौन? अकबर। कब समाप्त कर दिए? अब बताइए तीर्थ यात्रा कर हिंदू से लिया जा रहा है, अगर ये खत्म कर दिया जाए तो हिंदू खुश होगा या नहीं होगा? बताओ। एकदम खुश हो जाएगा कि चलिए एक टैक्स से हमको छुटकारा मिला। एक था देखो तीर्थ यात्रा जजिया कर, देखो कौन कर? जजिया कर। तो जजिया कर गैर मुसलमानों से लिया जाता था, गैर मुसलमान की खत्म कर दिए 1564 ईस्वी में। कब खत्म कर दिया? 15। पूछेगा कि जजिया कर किससे लिया जाता था? गैर मुसलमान। गैर मुसलमान का मतलब मुस्लिम छोड़ के सब आ जाएगा। जो भी भारत में लोग रह रहे हैं, जिन जिन धर्म के लोग, तो मुस्लिम छोड़ दीजिए, बाकी सभी धर्मों के लोग आ जाएंगे किसमें? जजिया कर में। तो ये जजिया कर अगर यही खत्म किए अकबर, तो समझिए कि अकबर के जय जयकार होने लगा। समझे ना? सब आदमी खुश हो गया कि चलिए अब टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो इस तरह से मतलब हम लोग जाने इतनी बात, धीरे धीरे सब ईस्वी। देखो एग्जाम में जाओगे ना तो तीर्थ यात्रा जजिया में भूला जाओगे, ठीक ना? तीर्थ में ईस्वी आ जाएगा तो भूला जाओगे। तो देखो तीर्थ है तो 3 जान लेना, तीर्थ है तो 3, तो 1500 का हो जाएगा 63, और नहीं तो दिक्कत में फंस जाइएगा। समझ रहे बात को? इस तरह से जजिया का समाप्त। ये सब तो इतना बात याद रहेगा आज। चलिए 10 से बेसी क्वेश्चन होगा, हम लोग को 10-15 क्वेश्चन डिस्कस करना है। समझ रहे बात को ना? अब देखिए यहाँ फिर हम लोग अच्छा एक देखिए जिक्र कर देते हैं। अकबर का जो राजधानी था, राजधानी तो देखिए कहाँ कहाँ था पहले था आगरा। कहाँ था जी? आगरा। आगरा के बाद कहाँ बना? फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी के बाद लाहौर, लाहौर। तो एग्जाम में पूछ लेगा कि निम्नलिखित में
किस जगह अकबर का राजधानी नहीं था? समझ गए बात को? किस जगह? दिल्ली में बनाया था तो ना। आगरा, फतेहपुर सीकरी और लाहौर, 3 जगह। किताब में तो 3 जगह दिया है। दिल्ली इंस्टीट्यूट था ना, गुलाम उनका पहले चले गया। गुलाम मोहन से। तो देखिए हम लोग आज इतना चीज पढ़े, ठीक ना? इतना काफी है, बहुत क्वेश्चन हो गया हिस्ट्री में। तो यही सब क्वेश्चन पर बिहार पुलिस के लिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो इसी के साथ आज का ये जीके का जो डिस्कस है समाप्त किया जाता है, ठीक ना? जय बोल। ओके, जय हिंद।